अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, जमात नहम के तारीख़ी निसाब से छठे सबक के कुछ नुकात हमें देखना है। तो आए हम देखते हैं, जिनमें से पहला है दर्ज फहरिस्त। आज के लेक्चर का पहला नुक्ता है दर्ज फहरिस्त ज़ातें। आज़ादी के बाद दस्तूर हिंद ने आज़ादी, मसावत, भाईचारा और समाजी इंसाफ को बढ़ावा देने के लिए कुछ अहम इक़दामात किए थे। इसी के मुताबिक हम देखते हैं कि छूत छात जैसा जो एक बीमारी समझ जाइएगा, छूत छात की ज़हनी बीमारी या छूत छात जैसा जो निज़ाम था, उसके ख़ात्मे के लिए यहाँ पर कोशिश की गई, बल्कि उसूल की रौ से छूत छात का ख़ात्मा ही कर दिया गया और अछूत तबक़े को दर्ज फहरिस्त ज़ातों में शामिल कर दिया गया। जो अछूत माना जाता था, जैसे हमने तारीख़ में भी पढ़ा है, जो तबक़ात थे, शूद्र तबक़ा है और क्षत्रिय तबक़ा है, इस तरह से खत्री तबक़ा वग़ैरह, इस तरह से जो तबक़ात थे, तो वो तबक़ात को बहुत ज़्यादा निचली नज़र से देखा जाता था। ऐसे तबक़ात को दर्ज फहरिस्त ज़ातों में शामिल करके उन्हें भी तरक्की की राह पर लाने के लिए कोशिश की गई और ऐसी ज़ातों की समाजी माशी पसमानदगी को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें तालीम हासिल करने का हक़ दिया गया, मुलाज़मतों में उन्हें नुमाइंदगी दी गई। हम आगे देखते हैं कि दर्ज फहरिस्त जमातें। दर्ज फहरिस्त हम पहले ज़ातें देख चुके हैं, अब जमातों के ज़रिए देखते हैं कि ज़ातों की तरह मुल्क के दूर दराज इलाक़ों में रहने वाले जो आदिवासी लोग थे, जो शहरों से दूर रहते, गाँव से दूर रहते थे, ऐसे लोग क्या है, शहर से राब्ता ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए माने जाते थे या तरक्की इनसे बहुत दूर थी। तो ऐसे लोगों को भी तरक्की की राह पे लाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की गई, क्योंकि ये समाजी एतबार से, माशी एतबार से बहुत ज़्यादा दूर थे या कमज़ोर थे। तो इन क़बाइलों में भी आज सुधार नज़र आता है, क्योंकि इनसे भी अब राब्ता किया जाने लगा, क्योंकि ये लोग आमतौर पर ज़राअत और जंगलात पर ही मुनहसर रहते थे और ज़राअत और जंगलात पर मुनहसर होने के साथ साथ ये लोग तकनीकी या तालीम से बेबहरा थे, बिल्कुल इससे दूर थे, जिसकी वजह से नए जो ज़राए हैं ज़राअत के या तालीम के, इससे वो महरूम रहे, जिसकी वजह से उनकी आमदनी हमेशा बहुत ही कम रही। लेकिन यहाँ पर इन्हें भी तरक्की की राह पर लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई। दर हकीकत ये है, ये बात सामने आती है कि ऐसे लोग जो क़बाइली माने जाते हैं, उनका इन्हिसार ज़राअत पर, जंगलात पर होता है और आमतौर पर उनकी ज़मीनें पहाड़ों पर या बुलंदी पर होने की वजह से ज़रख़ेज़ नहीं होती है, जिसकी वजह से इनके पास जो ज़राअत या काश्त होती है वो गैर तग़ज़िया बख्श, यानी कि न्यूट्रिशन नहीं होता, ज़्यादा इनकी ग़िज़ा में तग़ज़िया नहीं पाया जाता, इसीलिए इनकी नशोनुमा ठीक से नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से आए दिन ये आदिवासी लोग बीमारियों का शिकार रहते हैं। अगर ऐसे आदिवासियों को सही वक्त पर तिब्बी इमदाद दी जाती है तो उनका भी तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है। और जैसे कि हम देखते हैं कि दस्तूर हिंद में आदिवासियों को दर्ज फहरिस्त ज़ातों में या जमातों में शुमार किया गया है, उन्हें मुक़न्नना तालीम और सरकारी खिदमत वग़ैरह जैसे शोबों में भी नुमाइंदगी दी गई है। जैसे कि हम एक नारा सुनते आए हैं काफ़ी दिनों से कि सबका साथ सबका विकास, तो ठीक उसी तरह से अगर ये आदिवासी या क़बाइली लोग भी या खाना बदोश लोग भी हम सब से जुड़ जाते हैं या हम उनसे जुड़ जाते हैं तो तरक्की की राहें मज़ीद हमवार हो सकती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि किस तरह से खाना बदोश और क़बाइली जमातें यहाँ पर आगे आई है, किस तरह से उनका भी साथ दिया गया। गुज़र बसर के लिए एक गांव से दूसरे गांव में सफ़र करने के लिए खाना बदोश जो लोग होते हैं या एक जगह से दूसरी जगह जाकर गुज़र बसर करते हैं, ऐसी जमात को खाना बदोश कहा जाता है। इनका ख़ास पेशा होता है मवेशी पालना और फिर दीगर छोटे मोटे तबक़ात ये छोटे मोटे काम ये करते हैं। ऐसे तबक़ात ये अपनी ज़िंदगी गुजारा करते हैं। इनमें से कुछ मख़सूस जमातों पर अंग्रेज़ों ने, जो हमारे पास जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी तब की बात देखते हैं, 1871 की बात है, इन्हें मुजरिम तबक़े की हैसियत से मोहर लगाई थी। इनका तज़किरा किया गया तारीख़ की किताबों में कि ये लोग मुजरिम माने जाते हैं, क्योंकि ये लोग नक़ल व हरकत करते हैं, नक़ल मकानी करते हैं, लेकिन ये इन्हीं की वजह से जराइम पनपते हैं, चोरी डकैती जैसे वारदात इन्हीं की वजह से होते हैं। इस तरह से अंग्रेज़ हुक्मरानों के दौर में ये मोहर लगाई गई थी, ऐसा माना गया था। लेकिन आज़ादी के बाद ये क़ानून ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि इनके खाना बदोशी की ज़िंदगी पर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन
आज़ादी के बाद ये पाबंदी ख़त्म कर दी गई। ऐसी जमातों का शुमार क़बायली जमातों में किया जाता है और हुकूमत की तरफ से काफ़ी कोशिश की जा रही है कि इन्हें भी समाजी और माशी तरक्की हासिल हो। तालीमी इदारों और सरकारी शोबों में भी इनकी नुमाइंदगी की जा रही है। हम देखते हैं आगे अक़लियती तबक़ात। अक़लियती तबक़ात यानी कि जो बिल्कुल पस्त होते हैं, छोटे होते हैं, कमज़ोर होते हैं। तो किसी समाज में मजहबी, लिसानी और मौरूसी एतबार से कम तादाद के ग्रोह को अक़लियत कहते हैं। अक़लियत के माने थोड़े के होते हैं, कम के होते हैं। फ़र्ज़ कीजिए किसी समाज में मजहबी एतबार से थोड़े लोग पाए जाते हैं, या लिसान कहते हैं ज़बान को, लैंग्वेज को। ज़बानी एतबार से कोई इलाक़ा है जहाँ पर कोई मख़सूस ज़बान बोली जाती है लेकिन वो एक छोटा सा इलाक़ा है या बहुत कम लोग वहाँ रहते हैं। या मौरूसी एतबार से, विरासत के एतबार से कुछ ख़ास पेशे के लोग हैं लेकिन उनकी तादाद बहुत मुख्तसर है, तो उसको हम अक़लियत कहेंगे। तो हमारे मुल्क में मुख्तलिफ़ मज़ाहिब, फ़िरक़े और बोलियों की वजह से सक़ाफ़ती रंगारंगी पाई जाती है। सक़ाफ़त जिसको हम कल्चर कहेंगे, तहज़ीब कहेंगे। तो हम देखते हैं कि हमारा मुल्क काफ़ी अज़ीम है, काफ़ी वसी है और यही वसातत उसकी क्या है, यहाँ पर रंगारंगी लाती है या हमें देखने को मिलती है। ये सक़ाफ़ती रस्म व रिवाज महफूज रहे, अपनी ख़ुसूसियात के हामिल ज़बान की तरक्की हो, इसलिए दस्तूर ने अवाम को तालीमी व सक़ाफ़ती हुकूक़ दिए हैं। देखिए इसी वजह से हम आज देखते हैं कि हमें अपनी ज़बान में यानी मादरी ज़बान में तालीम हासिल करने का पूरा हक़ हासिल है। यही वजह ताकि हम अपनी ज़बान को, अपनी सक़ाफ़त को, अपने कल्चर को, अपनी तहज़ीब को बाक़ी रख सकें। अक़लियती तबक़ात को अपनी ज़बान, तहज़ीब, सक़ाफ़त, रस्म रिवाज की हिफाजत का हक़ हासिल है। इन्हें ख़ुद के तालीमी इदारे क़ायम करने की भी आज़ादी हासिल है। इसी के साथ इनकी तरक्की के लिए हुकूमत के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ़ स्कीमें बनाई गई है और अमल में भी लाई गई है। और हम आगे देखते हैं कि भारत ने जो है साइंस व टेक्नोलॉजी के शोबों में जो तरक्की की है उसके बारे में हम इंशाल्लाह फिर कभी अगले लेक्चर में मालूमात हासिल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ये लेक्चर या ये सबक जो है हमारा मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आपसे गुजारिश है, तमाम तलबा से जो जमात नहुम से ताल्लुक़ रखते हैं, आपसे गुजारिश है कि आप इस सबक की सरगर्मियों को अपनी बयाज़ों में मुकम्मल कीजिए। पहले सबक को पढ़िए, समझिए, उसके बाद आप मुकम्मल करने की कोशिश कीजिए। जहाँ कहीं कोई मसला आता है, कोई परेशानी आती है, मुझसे रब्ता कर सकते हो। अल्लाह हाफ़िज़।